अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अक्टूबर नंबर 15 P13 क्वेश्चन 6। इसमें है अ बॉल इज such that when it is dropped from a height of 1 meter it bounces vertically from the ground to a height of 0.96. It continues to bounce on the ground and each time the height the ball reaches is reduced. एक बॉल को हमने 1 मीटर से फेंका like this. 1 मीटर से हमने उसको ऊपर 1 मीटर से हमने उसको ऊपर से नीचे फेंका। ये नीचे आ गया, एरो नीचे रखा मैंने। फिर जब उसने बाउंस करके ऊपर गई तो 0.96 ऊपर चली, फिर वापस आई होगी इतनी, फिर ऊपर गई होगी, फिर हाइट, फिर इतनी नीचे आई होगी एंड इट कीप्स ऑन डूइंग दैट। ये हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा, ठीक है जी। ये सीक्वेंस बन रही है। अब वो कह रहे हैं कि टू डिफरेंट मॉडल्स आर डिस्क्राइब्ड, डिफरेंट मॉडल्स आर डिस्क्राइब्ड। तो वो कह रहा है कि टू डिफरेंट मॉडल्स ए एंड बी डिस्क्राइब दिस। मॉडल ए क्या है? द हाइट रीचेज इज रिड्यूस्ड बाय 0.04 meters ईच टाइम द बॉल बाउंसेस। मॉडल ए क्या है? मॉडल ए सवाल में लिखा हुआ है, आप पढ़ ही रहे होंगे। हाइट रिड्यूसेस बाय 0.04 मीटर। हाइट रिड्यूसेस बाय 0.04 meters ईच टाइम। और मॉडल बी क्या है? द हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 4%। मॉडल बी क्या है? मॉडल बी इज हाइट रिड्यूसेस बाय 4%, यानी पिछला जितना बॉल ऊपर हाई गई थी उससे 0.4% कम हो जाती। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्टिकली अप एंड डाउन बाय द बॉल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इट हिट्स द ग्राउंड। बहुत जरूरी है कि सवाल को गौर से पढ़ा जाए। until it hits the ground for the 21st time using model A, using model B। अच्छा जी, क्वेश्चन कुछ यूं है, जो आपने सुन लिया होगा, इसको आप पढ़ भी रहे होंगे अपने पास ओपन करके, कि 1 मीटर से आपने बॉल को फेंका, 0.96 ऊपर गई। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो 0.96 ऊपर गई। फिर उसने बताया कि दो मॉडल्स हैं। वो कह रहा अप एंड डाउन में कितना इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। अगर मॉडल ए ये है कि उसकी हाइट रिड्यूस होती है, यानी जब भी वो गिरती है 0.96, अब देखिए 1 से 0.04 कम हुई तो 0.96, ऊपर जाने के बाद जब नीचे तो उतनी ही आएगी। फिर 0.96 के बाद कितनी हो जानी चाहिए? 0.92, 0.04 कम हो गई, फिर 0.92 नीचे आएगी, फिर 0.88, 0.92 से 0.04 और कम करते हैं। भले ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिखना। लेकिन जो उसने डिस्टेंस मांगा है टोटल, जो अप एंड डाउन में है, वो यहां के बाद है। यानी पहली दफा जब गिर गई है, 1 मीटर कंसीडर नहीं करेंगे टोटल अप एंड डाउन डिस्टेंस के अंदर। वो कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस द बॉल कवर्स इन गोइंग अप एंड डाउन अंटिल इट फ्रॉम द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी यहां से मेजर करना है, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। इसमें की यही थी बात। फिर जब वो 21st टाइम हिट करे, यानी जब उसने आके हिट किया, यहां से बॉल ने जब हिट किया 21st टाइम। अब इसमें भी बच्चे परेशान होते हैं कि हम एन क्या लें, 21 लें। देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम यहां हिट कर रही है तो ये सेकंड टाइम हिट कर रही है, थर्ड टाइम हिट कर रही है। जब थर्ड टाइम हिट कर रही है तो टोटल टर्म्स कितनी? अगर हम इसको एक टर्म मान लें, इसे हम सेकंड टर्म मान लें, इसे हम थर्ड टर्म मान लें, तो डिस्टेंसेस क्या बन रहे होंगे आपके? मॉडल ए से अगर हम शुरू करें तो मॉडल ए में क्या बन रहा है? फर्स्ट में उसने किया 0.96 इंटू 2, यानी ऊपर गई फिर नीचे आई, यानी एक पहले जंप, ये पहला जंप है। तो जब थर्ड टाइम उसने गिरी है वो नीचे, बॉल जब थर्ड टाइम हिट की है तो टोटल टर्म्स कितनी बनी? 2। फोर्थ टाइम हिट की है तो टोटल टर्म्स कितनी बनी? 3, क्योंकि हम इसके बाद कंसीडर कर रहे हैं। तो जब वो 21st टाइम गिरी होगी बॉल तो टोटल टर्म्स कितनी हुई होंगी? 20। इस बात को समझने की जरूरत है। तो आपकी पहली टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म हो गई आपकी 0.92 इंटू 2 प्लस 0.88 इंटू 2,
and it goes on till 20th term. ये देखें, अब चाहे तो 2 कॉमन ले लें और चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी आपकी सीक्वेंस दोनों केसेस में ही देखें, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें तो आपकी सीरीज जो बन रही है वो ये बन रही है। और ये आपको अब इतनी प्रैक्टिस हो गई, आपको नजर आ रहा है कि ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस 20th टाइम तक, यानी n20 लेंगे हम 20th टर्म तक, और चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी ज्योमेट्रिक बनेगी, अरिथमेटिक सीरीज बनेगी। अगर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये देखें, यू डोंट हैव टू डू इट, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं मैं। ये बन रहा है 1.92, सपोज बच्चों ने मल्टीप्लाई कर दिया 0.92 into 2, this comes out to be 1.84 plus 0.88 into 2, this gives me 1.76। जरा इसका डी निकालें आप, तो ये आ रहा है 0.08, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका चेक कर लें 0.08 माइनस का, ऑब्वियसली क्योंकि आगे वाली टर्म कम, इसका 0.04 आएगा, ऑब्वियसली उसका डबल हो जाएगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, इसको आप कैलकुलेट करके दोबारा से यूं करें, आप यहां से 2 कॉमन ले लें, इसका सम निकालें और एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या अगर आपने ये सीक्वेंसेस बना लिए, इसका सम निकाल ले तो वो जवाब सेम आएगा। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसके सम का फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में लिखा होगा, वहां पेपर में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम बचाइए। मतलब ये आप मान लीजिए फॉर्मूला लिस्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास, आप वैल्यूज पुट करके डायरेक्ट आंसर निकालें। S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू ए ले रहा हूं मैं 0.96, एंड 20 टर्म्स है मेरे पास, तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, और डी कितना है माइनस का 0.04। मेक श्योर कीजिए कि अगर आप यहां डी निकाल रहे हैं तो 0.04 आएगा, जो कि हमने उसमें लिखा हुआ भी है कि 0.04 से कम हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू 0.96 माइनस 19 इंटू 0.04, ये बन जाता है जी 1.16। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये हो जाएगा 11.6। कुछ बच्चे यहाँ छोड़ देंगे, ध्यान करेंगे, ये 2 रहता है अभी, तो इस 2 से हमें फर्दर मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये सम इस सीरीज का आ गया, और 2 कॉमन था तो 2 से इसका सम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इनटू ये आ जाएगा आपके पास 23.2 मीटर्स। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ये ए पार्ट का आपका आंसर है, ए का, ये 1 का ए है, पार्ट 1, ये 1 पार्ट, और फिर समटाइम्स वो ए का 1 कर देते हैं, अब ये 1 का ए है, और मॉडल बी से जो आप निकालेंगे वो 1 का बी हो जाएगा, उसको भी यहीं कर लेते हैं, जगह है हमारे पास, मैं चाह रहा हूं ये रेज ना करें। देखें बी, अब क्या बनेगी आपकी सीक्वेंस, देखिए अब 4% कम हो रहा है आपका, क्या हो रहा है 4% कम हो रहा है, तो 4% कम होने का क्या, यार ये 4% कम होने का मतलब यह है कि अगर आपकी पहली 0.96 आई तो अब कितनी उठेगी, देखिए 4% कम हो रहा है, तो इसका मतलब बाकी 96%, वही 1 में से 0.04% माइनस कर दें तो 4% पॉइंट्स में बनेगा 0.04, 1 में से माइनस कर दें तो 0.96 आ जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, 1 माइनस पॉइंट, देखें अगर आप, ये मैं उनके लिए करता हूं जो जिनको लगता है कि वो मैथ्स में स्लो है, वरना ऑब्वियसली 0.04 को 1 से माइनस करें तो 90, तो नेक्स्ट टर्म अब देखें ये 96 ही बन रही है फॉर मॉडल बी। फिर 0.96 का 4% कम कर दें, देखिए ये मैं अब रेस कर रहा हूं, ये पार्ट 1 के लिए थी, ठीक है, तो अगर हम अब ये निकाल दें, ऑब्वियसली अब वो नहीं आएगी, देखिएगा कितना बन जाएगा ये, तो 0.96 देखें 1 के बाद गिरी, 0.96 ऊपर गई 0.9, या मॉडल बी कर रहे हैं, मैं यहां हेडिंग भी देता हूं, मॉडल बी, मॉडल बी, ये देखें, तो पहली टर्म हो गई 0.96 इंटू 2,
प्लस 2 पहले लगा देते 2 इंटू 0.96। अब नेक्स्ट क्या बनने जा रही है हमारी, देखिए 0.96 का 0.96 इंटू 0.96, क्योंकि 4% कम हो रही है, ये बन रही है 0.9216। 0.9216 ऊपर जाएगी, 0.9216 नीचे आएगी, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.9216। फिर ये सिर्फ समझाने के लिए, वरना पेपर में वो 2 टर्म्स काफी हैं, और ये हमें पता है कि जब परसेंटेज इन्वॉल्व होती है, पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं, तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनती है, उनका आर सेम होता है। अब इसको आप ले लें इनटू 0.96 कर लें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.884736, 0.8847, नीचे भी उतना ही जाएगी। ये आपको इतना लिखने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, ये समझाने के लिए, सो दैट यू गाइस हैव नो एम्बिग्यूटी इन अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, +2 इंटू, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि एग्जाम में ये थर्ड टर्म लिखने की जरूरत नहीं। अगेन यहां भी 20 फर्स्ट टाइम जब हिट होगा तो टर्म्स 20 बनेंगी, क्योंकि पहली ऐड नहीं हो रही। तो इस तरह के सवालों में आप ये अंदाजा कर सकते हैं, जब थर्ड टाइम हिट कर रहा है तो हम टर्म्स 2 बना लेंगे। ऐसी 20 फर्स्ट टाइम हिट करेगा पहले को छोड़ के, तो 20 टर्म्स बनेंगे। अगर अगेन आप इन्हें भी 2 से मल्टीप्लाई करके आर निकालें तो भी सेम आएगा, मतलब सेम से मुराद, ये देखिए 2 कॉमन ले लिया, तो जो सीक्वेंस बन रही है वो 0.9216 प्लस 0.88474736 प्लस डॉट 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 डॉट। एग्जाम में थर्ड टर्म की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर समझ जाएगा। अब 0.9216 को आप डिवाइड करें 0.96 से, व्हाट शुड यू गेट इज 0.96। इसको इससे आपने इसको इससे डिवाइड किया, अब इसको इससे करें, 0.96 आ रहा है आर, तो आर कितना आ रहा है 0.96। ये काफी है मेरे लिए, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। 0.884736 डिवाइडेड बाय 0.9216 गिव्स मी, अगेन ये भी 0.96 आ रहा है, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट। जगह खत्म हो रही है तो मुझे ये इरेज करना होगा। लेट मी इरेज दिस, फिर आगे करते हैं जी। तो हमारा सम क्या फॉर्मूला, अगेन ये लिखा हुआ होगा आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में, मेक श्योर ये आपके पास समझे लिखा हुआ है। आप पेपर में डायरेक्ट वैल्यूज डालिए। ए क्या है 0.96, 1 माइनस आर कितना है 0.96 पार 20 अपॉन 1 माइनस 0.96। हर वीडियो में मैं ये बात करता हूं, देखें मैं बोल रहा होता हूं साथ साथ, इसलिए हो सकता है समटाइम्स 2 की जगह 3 लिख जाऊं या प्लस की जगह माइनस लिख जाऊं। आई होप के वीडियोस के अंदर कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरह की कोई मिस्टेक्स आती है तो आप मुझे बता दिया करें थ्रू योर मैसेजेस या थ्रू योर कमेंट्स, तो उनको करेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कर रहा, इसमें पीछे किया कि अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ और उसका आर निकालें, वो डिफरेंट होगा लेकिन होगी ज्योमेट्रिक, और उससे भी आंसर सेम आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं घर पे खुद, क्योंकि दिस डिवाइड बाय दिस करोगे 2 कटेगा तो आर सेम रहेगा। वहां डी डबल हो रहा था क्योंकि टर्म्स डबल हो रही थी अर्थमेटिक में टर्म्स डबल हो रही थी, तो इस वजह से जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे मॉडल ए में, तो आपका डिफरेंस भी डबल हो रहा था। लेकिन यहां पे देखें, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आर विल रिमेन द सेम, आर डबल नहीं होगा। कई बच्चे ये सोचें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और आर को खुद से डबल मान लें 0.96 का, ये गलती होगी, ये ध्यान कीजिएगा। तो आपके पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाता है 13.391। मेक श्योर कीजिए कि आप इस 2 से मल्टीप्लाई करने ना भूलें। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, द फाइनल आंसर इज 13.391 which gives you into 2 gives me 26.78, तो 26.8 ले लेता हूँ। ये देखिए ये आ गया आपका। तो समटाइम जैसे अभी मैं कह 26.8 रहा था और लिख 28.6 रहा था, इस तरह की कोई गलती हो तो उसे आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं। ये 26.78 आ रहा है, तो इसको मैंने राउंड करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, और ये इसका यूनिट जो है वो मीटर्स है, बिल्कुल ये मीटर पे आगे जनाब। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। एक पार्ट इसमें और दिया हुआ है जो कि सेकंड पार्ट है। ये
1 का बी था। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट, सेकंड पार्ट। आई मीन सेकंड पार्ट क्या है, देखें सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि शो दैट, ये 3-3 मार्क के दोनों पार्ट थे। अब वो कह रहा है शो दैट अंडर मॉडल बी, इसी मॉडल में, इफ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम द बॉल बाउंसेस, अब बाउंस करती जा रही है, ऑब्वियसली आगे के बाउंसेस बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। और हमारी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको देखें तो आखिरी की टर्म्स इतनी छोटी हो जाती हैं कि उन्हें अगर सम में ना भी लें, जैसे आखिरी जंप अगर 0.000087 है तो उसे अगर टोटल में ना भी कंसीडर करें तो फॉर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मैटर नहीं करेगा। तो वो कह रहे हैं देयर इज नो लिमिट on the number of bounces, the number of times the ball bounces, the total vertical distance traveled after the first time, इसमें भी यही है, hits the ground cannot exceed 48 मीटर। ये हमें शो करना है, यानी इसी के अंदर हमें शो करना है। ये मैं सेकंड पार्ट यहाँ होपफुली कर पाऊंगा मैं, क्योंकि छोटा बिल्कुल यही हमें लेनी है सम। अब हमें सेकंड पार्ट में हमें सम टू इंफिनिटी, ये फॉर्मूला मेरे पास है, तो 2 मार्क के लिए मुझे क्या करना है, ए में ये ले लूंगा। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इसको। और अगर आप कहेंगे सर अब आप 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ मुझे ए लेनी है। तो ए के अंदर ए जो टर्म बनेगी वो 0.96 इंटू 2 है, तो यहां पे आ जाएगा 0.96 इंटू 2, 1 माइनस आर सेम रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई करें या ना करें 0.96, तो आपके पास सम टू इंफिनिटी कितना हो जाएगा। और आप कहे सर कि अगर मैं ये 2 हटा कर ही लूं और एंड में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको नजर आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वही बात बनेगी। मतलब अगर आप इसमें 2 कॉमन ले लें तो सीक्वेंस तो वही चल रही है। तो चूंकि मुझे एक ही टर्म लेनी थी इसलिए मैंने 2 यही लिख दिया, वरना आप ये 2 हटा के सम निकाल लें और फिर एंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बात एक ही होगी। तो ये कितना बन रहा है जी, देखें इट शुड बी अराउंड, मतलब 48 मीटर आना चाहिए। तो 0.96 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.04 गिव्स मी 48 एग्जैक्टली। ये देखें सम 48 मीटर से एक्सीड नहीं कर सकता, यानी आगे जितनी मर्जी बाउंस करे, जब मैक्सिमम सम दैट कैन, द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इट कैन ट्रेवल कैन नॉट एक्सीड 48 मीटर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजून 15 P11, क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको पढ़ लें। द थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसकी थर्ड टर्म है 1/3 और उसकी फोर्थ टर्म है 2/9। वो कह रहा फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। देखें आपको सम टू इंफिनिटी चाहिए, 4 मार्क का पार्ट है ये। आप सोच रहे होंगे कि 4 मार्क, जी बिल्कुल। देखें सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में लिखा हुआ होगा, जिसे देखते ही आप फौरन ये तो डिसाइड कर लेंगे कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए। अब कॉमन रेशियो कैसे आए, देखें थर्ड और फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ देखें, फोर्थ को थर्ड से डिवाइड करें, आर तो आ जाएगा आपके पास फौरन। 2/9 डिवाइड बाय 1/3 गिव्स यू 2/9 इंटू 1, 3/1, तो 3 3 is 9, आर तो हमारे पास स्ट्रेट अवे आ गया। व्हाट अबाउट ए, देखें आपके पास थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म होती है ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म क्या होती है, फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब। ये ज्योमेट्रिक का एक जनरल पैटर्न है, आपको पता है आर की पावर टर्म से कम होती है, इसमें हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए आर क्या है हमारे पास, 2/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। यहां भी रख सकते हैं लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ए इंटू 4/9 इज इक्वल टू 1/3। ये 4/9 नीचे जाएगा, ऊपर जाके 9/4 हो जाएगा। ये स्टेप्स आप बचा सकते हैं, एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। ये देखिए 3, मतलब आप यूं करें, ये शो कराएं एग्जामिनर को, फिर आप ये करें, ये आपने जो थोड़ा सा टाइम जाया किया, कोई जरूरत नहीं इस टाइम को जाया करने की। जस्ट फाइंड द आंसर डायरेक्टली। भाई ये नीचे आया, ऊपर जाके 9/4।
तो ए भी आ गया है आपके पास, आर भी आ गया है, तो सम टू इन्फिनिटी वुड बी ए इज 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। अगेन स्मार्ट किड्स अंडरस्टैंड 1 माइनस 2/3 इज 1/3। 1 में से किसी फ्रैक्शन को माइनस करना हो तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करो, शॉर्टकट है। 3 में से 2 गया तो 1, 1/3 बच गया नीचे, तो ऊपर जाके 3/1 हो गया, विच इज 9/4। दिस इज योर आंसर। क्या इसका कोई यूनिट वगैरह दिया हुआ है? नहीं, आई डोंट थिंक इसका कोई यूनिट था। तो बस ये आपका सम टू इन्फिनिटी आ गया। ये देखिए, ये 4 मार्क थे इसके। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। एक्चुअली ये सवाल मैंने इसलिए चूज किया कि इसका बी पार्ट जो है ये एक और ईयर में भी आ चुका है, तो ये अच्छा पार्ट था, तो इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज किया। आइए पढ़ते हैं इस सवाल को। इस जैसे सवाल आप पहले भी कर चुके हैं आई थिंक, तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर हमें यहाँ से अगर हम ए को सब्जेक्ट बना लें, आर स्क्वायर को डिवाइड करके फिर यहाँ पुट कर दें आर निकालने के लिए, बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आर का इसमें ये फॉर्म, ये मैथड क्विक था। बहुत मैटर करता है कि आप किस मेथड से कर रहे हैं और आप टाइम कम से कम किस में ले रहे हैं, क्योंकि P1 में टाइम बहुत मैटर करता है। बहुत सारे बच्चे मुझे आके बताते हैं कि पेपर अच्छा हुआ लेकिन कुछ हम वक्त की कमी हमें महसूस हुई, जल्दी करना पड़ा आखिर में, या कुछ पार्ट्स रह गए। वो जो आप अननेसेसरी स्टेप्स के अंदर घुसकर करते ठीक हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो वो ओवरऑल टाइम में आपको ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। वो कह रहा है इसका बी पार्ट है, a circle is divided into 5 sectors in such a way that the angles of the sector are in arithmetic progression. एक सर्कल है, अच्छा फिगर आपके दिमाग में बन जानी चाहिए, उसको 5 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिए। लेट्स से फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर, ये 5 सेक्टर्स में डिवाइड, 5 में 5, 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5। अच्छा, फिर वो कह रहा है इसके जो एंगल्स हैं सेक्टर्स के एंगल ये होते हैं, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे एंगल्स जो है ये अर्थमेटिक, यानी अगर ये θ1 है, θ2, θ3, θ4, θ5, ये सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और वो कह रहा है जो लार्जेस्ट एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ये सबसे छोटे एंगल का 4 टाइम्स। द लार्जेस्ट एंगल इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, फाइंड द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर। फिर समझते हैं, एक सर्कल को उसने 5 सेक्टर्स में डिवाइड किया, और जो एंगल्स हैं, अच्छा आप सोच रहे होंगे मैं थीटास क्यों नहीं लिख रहा, मैं इसको ए क्यों ना मानूं, कि अगर फर्स्ट सेक्टर मेरा ए है तो दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड a प्लस 4d। ये मेरे पास 4 कितने मार्क का पार्ट है ये है, ये भी 4 मार्क का पार्ट, इट्स 8 मार्क क्वेश्चन इन आउट ऑफ 75। तो देखें ये मेरे पास, वो कह रहा है ये एंगल, ये लार्जेस्ट एंगल निकालें। लार्जेस्ट एंगल है a प्लस 4d, मतलब अगर ये a है तो ये a प्लस d है, एंड सो ऑन सो ऑन, तो फाइनल है a प्लस 4d, बड़ा वाला सबसे। अब इसमें a और d रिक्वायर्ड है मुझे, तो 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस चाहिए। अगर मैंने a और d अलग अलग निकालना है साइमल्टेनियसली, अगर मैं किसी से कंपेयर कर सकूं इक्वेशन को, कंपैरिजन में एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। यानी अगर यूं लिखा हुआ हो a प्लस 2d इज इक्वल टू 6 प्लस 5d फॉर एग्जाम्पल, तो a 6 हो जाएगा 2, अगर ये इसके इक्वल है तो। लेकिन ऐसा हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई सूरत नहीं, देयर इज नो सच कंडीशन गिवन इन दिस क्वेश्चन, सो वी नीड 2 अननोन्स a एंड d, तो वी नीड 2 इक्वेशंस। वो कैसे बनेंगे इस पे सोचिए। पहला तो उसने आपको दे दिया है, आप वीडियो बंद करके इस पे गौर कर सकते हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है वो 4 टाइम्स है छोटे एंगल के, 4 है 5 है। द लार्जेस्ट एंगल, यानी लार्जेस्ट एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर इज 4 टाइम्स द एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट सेक्टर, तो 4 टाइम्स a है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो 4d इज इक्वल टू 3a,
एंड a इज इक्वल टू 4d/3, या d को सब्जेक्ट बना लें, आपकी मर्जी है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 कहां से आएगी, सोचिए। इसमें बड़ा सिंपल है। आई होप बहुत सारे बच्चे रियलाइज करते होंगे कि इनका सम कर दें तो 360 बनेगा इन सब एंगल्स का। अच्छा, कुछ बच्चे सम के लिए, चूंकि अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक सम का फॉर्मूला लगाएंगे, वो SN वाला। थोड़ा सा आप ध्यान करें तो इसको आप डायरेक्ट, क्योंकि 5 ही टर्म्स है ना, ऐड कर लें खुद ही, बजाय सम का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें आप। ये वाला फॉर्मूला, इसमें टाइम लगेगा। देखें कैसे आप n की जगह 5 रखेंगे, फिर d और a तो बनाना है। डायरेक्ट क्यों नहीं ऐड करें, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 5 है, प्लस d कितने हैं, 1 और 2 3d, 3 and 3 6d, 6 and 10d। ये सम हो गया और ये इक्वल है 360 के। फिर देख लें, 1 2 3 4 5 is d plus d 2d 3d, 3 plus 3 6d, 6 plus 4 10d। यहां से अगर आप 5 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा। अब एग्जामिनर को ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये देखें, ये स्टेप किया आपने, फिर आप 5 को वहां ले जाकर ये दिखाएं उसे a plus 2d is 360/5। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करके is equal to 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 2s are 10। इससे डायरेक्ट इस स्टेप के ऊपर आना है हमें। ये स्टेप्स हमने टाइम जाया किया, डोंट नीड टू शो। ना एग्जामिनर को इसकी जरूरत है और ना ही हमें इसकी जरूरत है, तो हम ये स्टेप्स इरेज कर देते हैं। We take these steps out और हम यहां से डायरेक्ट 2 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको। 5a प्लस 10d बन रहा था, इफ आई टेक कॉमन 5 तो a प्लस 2d, 5 कॉमन ले लें तो a प्लस 2d इज इक्वल टू, और 5 से यहां डिवाइड कर दे तो दिस इज 72। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करें कि a की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा 4d/3 प्लस 2d इज इक्वल टू 72। अब एलसीएम देखें, यहां 1 है, आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए 3, तो 4d प्लस 3 2 6d इज इक्वल टू 72। तो यहां से आपके पास d कितना आ जाएगा, d में बाकी पार्ट यहां करने की कोशिश करता हूं, d आ जाएगा आपके पास, या d पहले यहां लिख लेते हैं, d इज इक्वल टू 72 इंटू 3/10। ये देखें तो 10 और ये डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मैं करता हूं 72। इसमें भी आप खुद से, अब ये बड़ी डिवीजन हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको दे देगा। ये आ रहा है 108/5, 108/5 ये d आ गया। इस d को यहां पुट करके आप a निकाल लें तो a इज 4 इंटू 108/5/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 108 तो 4 इंटू 108, यू गाइस अंडरस्टैंड, 4 ये 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 15 गिव्स मी 144/5, 144/5। चाहे तो डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लें। अब मुझे लार्जेस्ट सेक्टर का एंगल चाहिए, तो वो है a प्लस 4d। a क्या है, 144/5 प्लस 4, और d कितना है 108/5। एलसीएम 5 ले लें और इन्हें ऐड कर दें तो 144 प्लस 4 इंटू 108 गिव्स मी 576/5। इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो दिस गिव्स मी 115.2 डिग्री। दिस शुड बी द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द एंगल ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर। अच्छा, किसी और ईयर में सवाल आया तो उसमें उन्होंने आपसे इसका लार्जेस्ट का या स्मॉलेस्ट का पेरीमीटर पूछा, उसमें रेडियस दे दिया था उन्होंने। तो आप जब ये एंगल आ गया है, इस एंगल को यहां लिखिए, आर्क लेंथ निकालिए एस इज इक्वल टू आर थीटा से। आर दिया हुआ था उस क्वेश्चन में, देखेंगे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको किसी ईयर में मिल जाए। फिर आप ये आर्क लेंथ निकाल के दोनों रेडियस ऐड करेंगे तो लार्जेस्ट सेक्टर का पेरीमीटर भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन किसी ईयर में ये इस तरह की, इसी क्वेश्चन में पेरीमीटर भी आखिरी पार्ट में उसने पूछा था। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा May June 14 P12 क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म जो है आर द फर्स्ट, 9th एंड 21st टर्म ऑफ द जीपी या ऑफ द एपी. फर्स्ट, 9th, 21st, यानी उसकी जो फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, तो फर्स्ट इक्वल है फर्स्ट के, सेकंड इक्वल है 9th के और थर्ड इक्वल. इस तरह से आप बनाए नहीं एग्जाम में. यानी अगर हम ये देख लें कि जो इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स होंगी एपी की, हम इसको इस फॉर्म में लिखें. देखें, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया ना, फिर पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द फर्स्ट, 9th एंड 21st टर्म रिस्पेक्टिवली. ये इक्वल हैं. वो कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन इज 8. ये तो और आसान हो गया, फर्स्ट टर्म दे दी दोनों की, ये 8 है. वो कह रहा है कि एंड द कॉमन रेशियो इज r where r is not equal to 1, it is never is. Find the value of r, the fourth term of each progression. मैं आपको ये तो समझाने के लिए बनाया था, मैं आपको बताता हूं. देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म जो है, देखें इसकी फर्स्ट टर्म 8 हो गई, सेकंड क्या हो जाएगी 8 इंटू आर, थर्ड क्या हो जाएगी 8 इंटू आर आर स्क्वायर. आर की जो पावर होती है वो टर्म से कम होती है और आपका क्या बनता है ए आर स्क्वायर. ये हमें पता है तो ये बन. एपी की फर्स्ट टर्म तो सेम है, ये जो है ये 9th टर्म है और 9th टर्म को हम क्या लिखते हैं a प्लस 8d. याद कीजिए, एपी में हम क्या लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन. इसमें d का कोफिशिएंट जो है वो टर्म से एक कम होता है, तो ये 9th टर्म है, यानी ये इक्वल है 9th के. और यहाँ पे 21st है, थर्ड 21st को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 20d. चूंकि a हमें मालूम है तो ये भी 8 हो जाएगा, और आसान हो गया काम हमारा a से. अब क्या करना है, आपने r की वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट है आपका. तो 8r, हमारे पास दो अननोन है r और d, तो हम क्या करेंगे 8r इज इक्वल टू 8 प्लस 8d. 8r इज इक्वल टू 8 प्लस 8d एक इक्वेशन हो गई. इसमें से अगर हम 8 कॉमन ले लें, r इज इक्वल टू 1 प्लस डी बन जाएगा. 8 कॉमन लिया और 8 डिवाइड हो. अगेन ये स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनर को, ये बात मैं बार बार करता हूं. यू डोंट हैव टू शो दिस. फिर 8 दिखाएं आप, नीचे गया, कुछ बच्चे यूं भी करेंगे इसको. एग्जामिनर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दीज स्टेप्स. वो डायरेक्ट अगर आप ये लिखते हैं आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक हो गया यहां भी. तो अब यहां से अगेन 8r स्क्वायर इक्वल है 8 प्लस 20d के. अब ऑब्वियसली 8 कॉमन नहीं आ रहा, अब 4 कॉमन आएगा. तो अगर आप 4 कॉमन लें तो यहां से बन जाएगा 2 प्लस 5d, और 4 यहां के डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर. यहां से r की जगह 1 प्लस डी पुट कर दें तो 2 1 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 5d. सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 2. इसको भी कुछ बच्चे जल्दी में यूं खोलते हैं 1 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. प्लीज यू डोंट डू दीज मिस्टेक्स. 1 प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर, और इसको आप ओपन कर लें तो ये बन जाएगा 2 प्लस 5d. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट. 2 प्लस 4d प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 5d. कोई शक? ये स्ट्रेट अवे कैंसिल हो रहे हैं. अब आपको पता है 5d को अब वहां माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 2d स्क्वायर माइनस d इक्वल्स टू 0. 4d माइनस 5d, वहां 0. d कॉमन ले लें, 2d माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये दो ब्रैकेट्स हैं तो d 0 आ गया. d 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट टर्म 3 और d 0 है तो अगली भी 3 होगी, 3 होगी. जब सब टर्म सेम होंगी, या हम कॉन्सेप्ट की शीट्स में बात कर चुके हैं कि d 0 नहीं हो सकता, r 1 नहीं हो सकता. उनसे कोई हमारी सीक्वेंसेस की टर्म्स सेम रहेंगी तो हमें कोई फॉर्मूलाज नहीं चाहिए उनकी सम या टर्म्स निकालने के लिए. ठीक है, तो यहां से अगर हम इसको 0 रख लें तो d कितना आ जाएगा 1/2. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये काटे मत वहां एग्जाम में, बट दिस इज नॉट पॉसिबल. अब d आ गया आपके पास तो r भी आ गया. r कितना बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस हाफ इज 1.5,
उसको चाहे तो 1.5 लिख दें, चाहे 3/2 लिख दें, आपकी मर्जी। ये आपके पास आर आ गया। आर ही मांगा है उसने मेरे ख्याल में पहले पार्ट में, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब वो कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन। ये है 3 मार्क का, ये बड़ा आसान है। इसका बी पार्ट है, ये बी है ना, ए है, सॉरी 1-2 पार्ट्स भी होते हैं, तो ये आपके पास 1 और सेकंड पार्ट के नाम से, तो ये फर्स्ट पार्ट था, समटाइम्स ए भी नाम रखते हैं 12। अब वो कह रहे हैं फोर्थ टर्म ऑफ ईच प्रोग्रेशन। इसकी फोर्थ टर्म देखे ना, ज्योमेट्रिक की फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है, ए आर क्यूब। 8 है, ए और आर कितना है, 3/2। क्यूब ले लें इसका, तो 8, आप ओ लेवल्स पढ़कर आए हैं, डायरेक्ट क्यूब्स लीजिए, डू नॉट नीड टू यूज, हर दफा कैलकुलेटर यूज ना करें। तो ये फोर्थ टर्म आ गई ज्योमेट्रिक की 27, और एपी की क्या होगी फोर्थ टर्म, ए प्लस, फोर्थ टर्म होगी ए प्लस 3d। आपको पता है डी का कोफिशिएंट टर्म से कम होता है, तो डी कितना आया था हमारे पास, हाफ, और ए कितना है, 8, 8 प्लस हाफ, 8 प्लस हाफ इज 17/2। दिस इज द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं तो चेक कर लीजिए। आर 3/2 आया था, और डी कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी हमारा कितना बन रहा है, डी हमारा आया था ना, या डी हमने हाफ, डी हाफ था हमारा, तो 8 प्लस हाफ 2 16, बिल्कुल ठीक है। और इसमें फोर्थ टर्म दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। फोर्थ टर्म ए आर क्यूब है, ए 8 है, आर कितना आया था हमारे पास, 3/2। 3/2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 8 कट गया 27। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई। आगे कहीं आप ऐसा देखेंगे कि शायद फर्स्ट टर्म भी ना दी हुई हो। अगर फर्स्ट टर्म ना दी हुई होती तो हम यहाँ पर 8 की जगह ए रखकर सिंप्लीफाई करते, तो अगर ये ना होता तो हमारे पास 3 अननोन बन जाते, फिर कोई और चीज दी हुई होती। बहरहाल इस क्वेश्चन को अभी हम इस हिसाब से ही देखते हैं कि यहाँ हमें फर्स्ट टर्म दी हुई थी, दिस इज हाउ द सॉल्यूशन इज दिस। लेकिन आगे किसी क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह भी, मैंने कहीं देखा है, वो जब आएगा तो शायद उसमें कुछ और डेटा गिवन हो जो कि अभी हमारे पास इस क्वेश्चन के हवाले से नहीं है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 13 P11 क्वेश्चन नंबर 9। इसको अगर आप पढ़ लें तो इसमें वो कह रहा है कि जी इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 400 and the sum of the next 10 terms is 1000. Find the common difference and the first. पहले 10 टर्म्स का सम 400 है, और नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम 1000। कॉमन डिफरेंस ए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा। फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 400 है, और फर्स्ट 20 टर्म्स का सम 1400 हो जाएगा। ये है मतलब हमारे पास सम ऑफ 10 टर्म्स 400 है, एंड सम ऑफ 20 टर्म्स 1400। बस यही था इसके अंदर का। तो हमारे पास फॉर्मूला सम का होता है Sn = n/2। ये आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में होता है। मैं यहाँ इसलिए लिखता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये लिखा हुआ है, मान लें आपके पास सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब है कि 10 टर्म्स का सम 400 है। 10 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n 10/2 2a प्लस 10 - 1 9d। यहां से आप सिंप्लीफाई कर लें, 5 वहां जाके डिवाइड करेगा, 5 8 = 40। ये आ गई हमारे पास पहली एक्सप्रेशन 1। देन 20 टर्म्स का सम 1400 है, तो यहां लिखिए 1400। ये हो गया 20/2 2a प्लस 20 - 1 is 19d। ये 2 10 से डिवाइड कर दें तो 140 आ गया। 2a प्लस 19d, दिस इज योर इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे सवाल आप करें। ऐसे वक्त की ये थी कि 20 टर्म्स का सम 1400 लेना। इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं इसको कर लेता हूं, वरना आप पॉज करके ये तो आपको खुद करना चाहिए। हर सवाल में आप यकीनन ये ट्राई करें कि आप पहले पॉज करके खुद ट्राई करें वीडियो को, एंड देन यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन। 2a कैंसिल हो गया, ये आ गया 10d
एंड दिस इज 60। तो डी आ गया आपके पास 6, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास 2a 9 6 54 is no need to show mkg 280 is equal to 2a plus 9 into 6। ये स्टेप टाइम जाया किया आपने 4-5 सेकंड, सेव योर टाइम। 54 डायरेक्ट माइनस करें तो 60, ये कितना बन जाएगा, 6 ऐड करें तो 60 26। 2a 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, तो ये आ गया 13। दिस इज योर फर्स्ट। ये आपका इजी पार्ट था, इसके 5 मार्क हैं इस पार्ट के। तो समटाइम्स आपके पास ये इजी, बस इसमें वो जो मैंने आपको बताया कि की क्या थी, कि इसका जो सम है 20 टर्म्स का वो 1400 हो जाए। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, आई विल हैव टू इरेज इट बिकॉज उसके लिए जगह चाहिए होगी, तो मैं इसको इरेज कर दूं, आगे चलते हैं जी। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, वो आपसे कह रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर एंड सम टू इन्फिनिटी 6। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, सम टू इन्फिनिटी 6। ठीक है, सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक और इस जैसे क्वेश्चंस आप करके आए हैं पीछे, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो 2a है, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है एंड सम टू इन्फिनिटी 7। वो कह रहा है इसमें आप a और r निकालें, a एंड वी आर लुकिंग फॉर r। फिर पढ़ लेते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस, फर्स्ट टर्म a, कॉमन रेशियो r एंड सम टू इन्फिनिटी 6। A second geometric sequence is first term 2a, common ratio r square and sum to infinity 7. Find the value of a and the value of r. ये आपका required है। बहुत easy है। sum to infinity आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आप लिखेंगे नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट वैल्यूज लिखेंगे। 6a अपॉन 1 माइनस r, तो 6 इंटू 1 माइनस r इज इक्वल टू, इसको ही मल्टीप्लाई मत करें, जस्ट कीप इट, कॉल इट इक्वेशन 1 और whatever। ये देखें, सेकंड में आ जाए, सम टू इन्फिनिटी है आपके पास 7, फर्स्ट टर्म है a और 1 माइनस आर स्क्वायर। 7 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a। अब आप चाहें तो a की वैल्यू यहां पुट कर दें, ये आर स्क्वायर है, ध्यान से, बस ये गलतियां हो जाती हैं एग्जाम में। 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 7 इज इक्वल टू 2, a की जगह मैं ये पुट कर रहा हूँ 6, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 माइनस 6r। बस अब आगे आपको समझ आ गई होगी कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 माइनस 12r, तो ये बन जाएगा 7r स्क्वायर माइनस 12r, ये 7 प्लस हो गया, 12 में से 7 गए तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये शो 0 इसलिए यहाँ लिखा है कि ये टर्म्स में यहाँ ले आया। फिर चेक कर लीजिए, 7r स्क्वायर माइनस 12r, 12 माइनस 7 इज प्लस 5। 7 5 is 35, 35 के 12 में बनेंगे, चेक कर लेते हैं, शिफ्ट डू नॉट, अगर आपको शक है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाएं। 3 फर्स्ट टर्म है 7, फिर माइनस 12, ध्यान कीजिए, फर्स्ट टर्म है 7 और फिर है माइनस 12, फिर है 5, ये आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ लिख लीजिएगा पेपर में, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 5/7। तो आप लिखिए r माइनस 1 और 7r माइनस 5, 7r, ये स्टेप एग्जामिनर कहता है कि दिखाइए। तो आप ये निकालने के बाद ये देखें 7r माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आप r की वैल्यू रख दें, r इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होता, कई वीडियोस में ये बात हो चुकी है, क्योंकि r 1 है तो सारी टर्म सेम होंगी। तो आपकी r की वैल्यू आ गई 5/7। नाउ यू आर लुकिंग फॉर a के लिए आप यहाँ पुट कर दें, a आपका क्या आ जाएगा, 6 इंटू 1 माइनस 5/7, 7 1 7 माइनस 5 2/7, तो 12/7 इज द वैल्यू ऑफ a यू आर लुकिंग फॉर। ये आपके पास 12/7 वैल्यू हो गई r की, a की, सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप ये इजी था रिलेटिवली। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।